गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा उसके माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि पादपों में कौन कौन सी जनन की विशिष्ट विधियाँ पाई जाती हैं जिनकी सहायता से वो अपनी संख्या को लगातार बढ़ा पाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पादपों में जनन की 2 विधियों का अध्ययन किया था। कौन कौन सी? नंबर 1 लैंगिक जनन और नंबर 2 अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने आपको बताया था कि पादप इस विधि में जनन अंगों का उपयोग कर नए पादपों का निर्माण करते हैं, अर्थात इस विधि में युग्मक निर्मित होते हैं, युग्मक संलयित या निषेचित होते हैं, उसके पश्चात ही नए पादपों का निर्माण होता है। इसके विपरीत अलैंगिक जनन में पादप जनन अंगों का उपयोग किए बिना नए पादपों का निर्माण करते हैं, अर्थात ना तो उनमें निषेचन क्रिया होती है और ना ही युग्मकों का निर्माण होता है। इसके साथ ही वो नए पादपों का विकास कर लेते हैं। तो आइए आज हम अपनी इस वीडियो में यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि पादपों में जनन की कौन कौन सी विशिष्ट विधियाँ होती हैं। चलो तो देखते हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। पादपों में पाई जाने वाली जनन की विशिष्ट विधियाँ निम्न होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 असंजनन, नंबर 2 अनिषेक बीजता, नंबर 3 सूक्ष्म प्रवर्धन और नंबर 4 कायिक प्रवर्धन। आज हम अपनी इस वीडियो में इन चारों विधियों का वर्णन करेंगे। असंजनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन, इन चारों विधियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें इन चारों विधियों के बारे में एक बात याद रखनी है कि ये चारों विधियां अलैंगिक जनन की विशिष्ट विधियां होती हैं, क्योंकि इन चारों विधियों में ना तो युग्मक निर्मित होंगे, ना निषेचन क्रिया होगी और ना ही अर्धसूत्रण विभाजन होगा। इसके विपरीत नए पादपों का निर्माण हो जाएगा। चलो तो चलते हैं अपने इन चारों विधियों के टॉपिक पर। पहला टॉपिक होगा असंजनन। क्या होता है असंजनन? क्या इसमें भी प्रकार होते हैं? किस प्रकार से असंजनन द्वारा पादप नए पादपों का निर्माण कर लेते हैं? चलो तो इस टॉपिक को अच्छे से हम समझते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अपना पहला टॉपिक असंजनन। क्या होता है असंजनन? चलो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को नोट करना होगा। लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन, अर्थात हमें मालूम है असंजनन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो लैंगिक जनन का कोई योगदान इसमें नहीं होगा, अर्थात ना तो युग्मक बनेंगे, ना उनमें निषेचन होगा और ना ही उनमें अर्धसूत्रण विभाजन होगा। इसके विपरीत नए पादपों का निर्माण हो जाएगा। चलो तब देखते हैं इसे। लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन या निषेचन के भ्रूण का विकास होता है तो उसे असंजनन कहते हैं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन या निषेचन के भ्रूण का विकास होता है तो उसे असंजनन कहते हैं। अब बात करते हैं असंजनन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है असंजनन, अर्थात इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? चलो तो हमें ये भी याद रखना है कि असंजनन बताने वाला कौन था। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। असंजनन के प्रकार प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंजनन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 अनावृत्ति या आभासी असंजनन, नंबर 2 पुनरावृत्ति या सत्य असंजनन और नंबर 3 कायिक अपस्थानिक भ्रूणता या अपस्थानिक भ्रूणता। ये 3 प्रकार की असंजनन होती है। लेकिन हमने अपनी इससे थोड़ी देर पहले जो विधि पढ़ी थी पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ, जिसमें चौथी विधि थी कायिक जनन। कायिक जनन भी असंजनन का ही एक भाग होता है, तो मैं इसे नंबर 4 भी यहाँ डाल देता हूँ, कायिक असंजनन। कायिक असंजनन। तो आज हम अपनी इस वीडियो में असंजनन के प्रकारों का 4 प्रकारों का वर्णन करेंगे। कौन कौन से? अनावृत्ति या आभासी असंजनन, नंबर 2 पुनरावृत्ति या सत्य असंजनन, नंबर 3 अपस्थानिक भ्रूणता और नंबर 4 कायिक असंजनन। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अनावृत्ति या आभासी असंजनन क्या होता है।
परिभाषा को दोबारा सुन लीजिए। असंजनन ऐसी प्रक्रिया लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन का तो कोई योगदान ही नहीं है। उसके विपरीत ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना तो युग्मक संलयन ना निषेचन की क्रिया होती है, उसके बिना ही अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो वो प्रक्रिया असंजनन कहलाती है। असंजनन प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनावृत्ति, नंबर 2 पुनरावृत्ति और नंबर 4 अपस्थानिक। लेकिन हमें आज 4 भागों का वर्णन करना होगा। चौथा भाग कौन सा होगा? कायिक असंजनन। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो बात करते हैं। नंबर 1 अनावृत्ति असंजनन। क्या होता है अनावृत्ति असंजनन? इसमें किस प्रकार से भ्रूणकोश एवं भ्रूण का निर्माण होता है ये भी नोट कर लेते हैं। इस प्रकार की असंजनन की एक विधि है ये वाली। इस प्रकार की असंजनन की प्रक्रिया के अंतर्गत गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इस हम बात कर रहे हैं अनावृत्ति असंजनन। इस प्रकार के असंजनन की प्रक्रिया में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु निर्मित हो जाते हैं। 4 गुरु बीजाणु निर्मित हो गए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिससे 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 4 बीजाणु बने, इनमें से एक बीजाणु विकसित होकर अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। विकसित होकर अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जब हमारा अगुणित भ्रूण कोश निर्मित हो जाता है तो वह अगुणित भ्रूण कोश अगुणित भ्रूण का ही निर्माण करता है। तो यह प्रक्रिया अनावृत्ति असंजनन कहलाती है। आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार की असंजनन की प्रक्रिया के अंतर्गत गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिसके द्वारा 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से एक गुरु बीजाणु विकसित होकर अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है तथा इस प्रकार इससे बनने वाला भ्रूण हमेशा अगुणित होता है। तो यह प्रक्रिया अनावृत्ति असंजनन कहलाती है। अब अनावृत्ति असंजनन की भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगुणित अनिषेक जनन और नंबर 2 अगुणित अपयुग्मन। कौन कौन सा? नंबर 1 अगुणित अनिषेक जनन और नंबर 2 अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अनिषेक जनन में क्या होता है? इसमें मादा युग्मोद्भिद की अंड कोशिका, फर्स्ट बात कर रहे हैं अगुणित अनिषेक जनन में, इस प्रक्रिया में मादा युग्मोद्भिद की अंड कोशिका बिना निषेचन के ही सीधे भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? अगुणित अनिषेक जनन कहलाता है। इसके अतिरिक्त अगुणित अपयुग्मन, इसमें क्या होगा? इस प्रक्रिया में अंड कोशिका के अतिरिक्त कोई भी कोशिका यदि अगुणित भ्रूण का निर्माण करती है तो वो क्या कहलाएगी? अगुणित अपयुग्मन कहलाएगी। तो हमने असंजनन की पहली विधि अनावृत्ति असंजनन को पढ़ा। इस प्रक्रिया में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है जिनमें से एक बीजाणु विकसित होकर अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अगुणित भ्रूण कोश आगे परिवर्तित होकर अगुणित भ्रूण का निर्माण करता है। अर्थात इस प्रक्रिया में अगुणित भ्रूण कोश से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। यह 2 प्रकार का होता है, अगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अनिषेक जनन में क्या होता है? अंड कोशिका बिना विभाजन के या बिना निषेचन के यदि सीधे ही अगुणित भ्रूण का निर्माण कर देती है तो वो अगुणित अनिषेक जनन कहलाता है। अगुणित अपयुग्मन, इस प्रक्रिया में अंड कोशिका के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कोशिका अगुणित भ्रूण का निर्माण करती है तो यह प्रक्रिया अगुणित अपयुग्मन कहलाती है। चलो तो इसको अब हम छोटे से डायग्राम की सहायता से भी अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं? ये हमारा भ्रूण कोश है, इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक है, हमने बताया था। ये हमारी बीजांड की संरचना है। हमें पता है भ्रूण कोश बीजांड के अंदर उपस्थित गोल सूक्ष्म संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अनावृत्ति असंजनन, अर्थात
निषेचन क्रिया के लिए नर युग्मकों का परागकोश में आना बहुत जरूरी होता है। परागकोश में आने के पश्चात अंड कोशिका और युग्मक, नर युग्मक दोनों आपस में संलयित होते हैं, तब तो क्रिया हो जाएगी लैंगिक जनन की। लेकिन हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की। इस प्रक्रिया में एक पादप कोशिका अर्थात बिना निषेचन के ही युग्मकों का, नए पादप का निर्माण करना है। तो हमारा जो भ्रूणकोश है उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित है। हमने जब बीजांड की संरचना पढ़ी थी तो बीजांड में हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 युग्मक बनाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है तो वो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु तो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 गुरु बीजाणु बचता है। केवल 1 गुरु बीजाणु बचता है। यही गुरु बीजाणु यदि भ्रूण कोश का निर्माण कर रहा है, याद रखना, यदि गुरु बीजाणु अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर रहा है, इस संरचना का निर्माण कर रहा है, कौन कर रहा है? गुरु बीजाणु, तो वो कहलाएगा अनावृत्ति असंजनन। अर्थात जब अगुणित भ्रूण कोश निर्मित हो जाता है, अगुणित भ्रूण कोश निर्मित होने के पश्चात अब उसमें स्वतः ही जो युग्मक, जो भ्रूण बनेगा वो स्वतः ही अगुणित भ्रूण बनेगा। अर्थात अगुणित भ्रूण कोश में जो युग्मक बनेगा वो स्वतः ही अगुणित भ्रूण बनेगा। तो यह प्रक्रिया अनावृत्ति असंजनन कहलाती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पुनरावृत्ति असंजनन की। चलो अब नंबर 2 पुनरावृत्ति या सत्य असंजनन। अब इसमें क्या होता है? इस प्रकार के असंजनन के अंतर्गत बीजांड काय, जो हमारा बीजांड काय है, से विकसित प्रप्रसूतक कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ के बिना सीधे ही भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाती हैं। और परिवर्तित होने के पश्चात यदि द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है और द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो वो प्रक्रिया पुनरावृत्ति या असत्य जनन या सत्य जनन कहलाती है। आप नोट कर लीजिए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बीजांड काय से विकसित प्रप्रसूतक या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ के बिना सीधे ही द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है तथा द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है, तो वह प्रक्रिया पुनरावृत्ति या सत्य असंजनन कहलाता है। अब इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? ऐसे भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं, जैसे अंड कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं सभी द्विगुणित होती हैं, जो बिना निषेचन क्रिया के द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। अर्थात हम कह सकते हैं पुनरावृत्ति असंजनन में द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। तो आप एक छोटी सी बात याद रखना, पुनरावृत्ति असंजनन में द्विगुणित भ्रूणकोश विकसित होता है और उस द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं पुनरावृत्ति या सत्य असंजनन के प्रकार। क्या इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जनन अपबीजाणुकता और नंबर 2 कायिक अपबीजाणुकता। जनन बीजाणुकता में क्या होता है? जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है तो वो क्या कहलाएगी? जनन अपबीजाणुकता। नंबर 2 कायिक अपबीजाणुकता। ये क्या होगी? जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अतिरिक्त कोई भी बीजांडकाय या बीजावरण द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाएगी? कायिक अपबीजाणुकता कहलाएगी। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक अपस्थानिक भ्रूणता पर। अब अपना असंजनन का तीसरा भाग अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अब इसमें क्या होगा? अपस्थानिक बहुभ्रूणता में इस प्रकार की बहुभ्रूणता प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय की अन्य कोशिका जैसे बीजावरण या अध्यावरण आदि से होता है, लेकिन उसमें भ्रूण कोश का कोई योगदान नहीं होता है, तो वो प्रक्रिया अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर स्थित
बीजांड की अन्य द्विगुणित कोशिका जैसे बीजांडकाय या अध्यावरण से होता है तो उसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता किन पादपों या किस कुल में पाई जाती है। अधिकतर जो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, दिया जाता है, वो सिस्टस कुल है, जिसमें नींबू में इसे देखने को मिलता है। इसके अलावा आम में भी बहुभ्रूणता अच्छी तरह देखी जा सकती है। तो आप नोट कर लीजिए, अपस्थानिक बहुभ्रूणता जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की अन्य द्विगुणित कोशिका जैसे बीजांडकाय अध्यावरण से होता है तो उसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक बहुभ्रूणता का उदाहरण सिट्रस कुल के पादपों में पाया जाता है। अब चलते हैं नंबर 4, कायिक असंजनन। असंजनन का नंबर 4 कायिक असंजनन भाग। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में पुष्प के स्थान पर पादप पर पुष्प बनने के बजाय पत्र कलिका एवं कायिक प्रवर्धन ही अगर नए पादपों का निर्माण कर देते हैं तो वह प्रक्रिया कायिक असंजनन कहलाती है। अर्थात जब पुष्प के स्थान पर पादप पर बने पत्र कलिकाओं या प्रवर्धों से नए पादपों का निर्माण हो जाता है तो वह प्रक्रिया कायिक असंजनन कहलाती है। एग्जाम्पल प्याज, अगैव आदि पादप। आज हम अपनी इस वीडियो में असंजनन की चारों विधियों का अच्छे से वर्णन किया। फिर भी अगर हमें ये विधियाँ थोड़ी बड़ी लगी होंगी तो अब हम इन विधियों का अध्ययन आरेख की सहायता से करेंगे। आरेख को हमें अच्छे से समझना होगा। यदि आरेख को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो असंजनन की चारों विधियां, उनके प्रकारों का वर्णन हम आसानी से कर सकते हैं। आरेख में बताई गई छोटी छोटी परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिए, उन्हें याद रखिए, तब आपका असंजनन क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने आरेख पर। चलो हम आरेख की सहायता से असंजनन की पूरी परिभाषाओं, पूरे प्रकारों का वर्णन करते हैं। क्या होता है असंजनन? लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक संलयन या निषेचन की क्रिया बिना नए भ्रूण का विकास हो जाता है तो वह प्रक्रिया असंजनन कहलाती है। असंजनन कितने प्रकार का होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं, चलो उनको हम आरेख की सहायता से समझते हैं। असंजनन महेश्वर पंचाननी के अनुसार, प्रोफेसर महेश्वर पंचानन महेश्वर के अनुसार असंजनन 4 प्रकार का होता है। हम 4 प्रकार का वर्णन करेंगे। वैसे उसने जो बताया था वो 3 प्रकार बताए। कौन कौन सा? अनावृत्ति, पुनरावृत्ति, अपस्थानिक और कायिक असंजनन। तो चलो अब आरेख की सहायता से हम इन चारों भागों का वर्णन अच्छे से समझते हैं। असंजनन लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक संलयन या निषेचन की क्रिया के बिना ही भ्रूण का विकास हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया असंजनन कहलाती है। असंजनन के प्रकार प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन को 3 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से? नंबर 1 अनावृत्ति, नंबर 2 पुनरावृत्ति, नंबर 3 अपस्थानिक। लेकिन हम एक भाग और पढ़ेंगे आज, और नंबर 4 कायिक असंजनन। क्लियर है? कायिक असंजनन जो पुनरावृत्ति असंजनन का ही एक भाग है, उसे हमें अलग से पढ़ना होगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 अनावृत्ति असंजनन। क्या होता है? इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिसके दौरान 4 युग्मक बन जाते हैं। उन चारों युग्मक में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, एक युग्मक विकसित होकर अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जब अगुणित भ्रूण कोश निर्मित हो जाता है तो उसी अगुणित भ्रूण कोश से अगुणित भ्रूण का विकास होता है। तो इसे हम एक छोटी सी परिभाषा में किस प्रकार से लिख सकते हैं? अनावृत्ति असंजनन, इस प्रक्रिया में अगुणित भ्रूण कोश से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर? अनावृत्ति असंजनन 2 प्रकार का होता है, अगुणित अनिषेक जनन, अनिषेक अपयुग्मन। अब इसे अगुणित अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का विकास होता है तो उसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक अपयुग्मन किसे कहते हैं? मादा युग्मोद्भिद की अंड कोशिका के अलावा किसी अगुणित कोशिका से यदि भ्रूण का विकास होता है तो उसे हम अनिषेक अपयुग्मन कहते हैं।
अब बात करते हैं नंबर 2, पुनरावर्ती असंजनन। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था भ्रूणकोश द्विगुणित होता है तथा द्विगुणित भ्रूण का ही निर्माण होता है। हमने क्या बताया था? इस प्रकार के असंजनन में बीजांड काय में बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही कोई भी द्विगुणित कोशिका अगर द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है तो वह प्रक्रिया पुनरावर्ती असंजनन कहलाती है। छोटी परिभाषा किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार के असंजनन में द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है तथा द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण बनता है। पुनरावर्ती असंजनन भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जनन अपबीजाणुकता और नंबर 2 कायिक अपबीजाणुकता। अब बात करते हैं जनन अपबीजाणुकता क्या होता है? द्विगुणित मात्र कोशिका, सारी कोशिकाएं द्विगुणित होगी, ठीक है। द्विगुणित मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही द्विगुणित भ्रूणपोष से द्विगुणित भ्रूणपोष बनता है तथा द्विगुणित भ्रूणपोष से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया जनन अपबीजाणुता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विगुणित मात्र कोशिका में बिना निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है और उसी द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। नंबर 2 कायिक अपबीजाणुता। अब इसमें क्या करेंगे? बीजांड काय या अध्यावरण, हमने क्या छोड़ दिया? गुरु बीजांड की अंड कोशिका को छोड़ दिया। अब कोई भी बाहरी कोशिका या तो बीजांड काय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूणपोष बनता है और उस द्विगुणित भ्रूणपोष से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो आप इन छोटी छोटी परिभाषाओं के माध्यम से असंजनन को परिभाषित कर सकते हो। हमने तीसरी पढ़ी थी अपस्थानिक बहुभ्रूणता। इसमें हमने क्या पढ़ा कि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर स्थित कोई भी द्विगुणित कोशिका चाहे बीजांड काय हो या अध्यावरण से होता है तो वह प्रक्रिया अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। जैसे सिट्रस कुल के पादपों में ये देखने को मिलती है। और नंबर 4 कायिक असंजनन। पादप में पुष्प के अलावा पत्र कलिकाएँ निर्मित हो जाए या प्रवर्ध निर्मित हो जाए, अगर उनसे ही नए पादपों का निर्माण हो जाता है तो वो प्रक्रिया कायिक असंजनन कहलाती है, जिसके एग्जाम्पल प्याज, अगेव आदि है। तो इस आरेख को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और इन्हीं परिभाषाओं को आप याद करें। छोटी परिभाषाएं, क्लियर परिभाषाएं, छोटी इन्हीं परिभाषाओं को आप लिखें। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी परिभाषाओं को दें, छोटी परिभाषा भी आप इस प्रकार से दे सकते हैं तो अपनी असंजनन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आप साफ साफ ये आरेख बना लीजिए और इसे याद भी रखिए। अपनी दूसरी विधि अब आती है पादप जनन की विशिष्ट विधियों की दूसरी विधि अनिषेक बीजता। इसमें क्या होता है? अनिषेक बीजता अर्थात बिना निषेचन एवं बिना अर्धसूत्रण विभाजन के यदि बीज भ्रूण का निर्माण होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक बीजता। नोट कर लीजिए, जब बिना निषेचन एवं अर्धसूत्रण के बीज का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। क्लियर है? बिना निषेचन या बिना अर्धसूत्रण के बीज से भ्रूण का विकास होता है तो वो प्रक्रिया अनिषेक बीजता कहलाती है। और जो तीसरी विधि आप पढ़ेंगे वो होगी हमारी सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन की एक विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक पादपों का निर्माण किया जा सकता है। चलो तो हम सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि को समझते हैं। सूक्ष्म संवर्धन, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या होता है?
जब पादपों को निर्जमित एवं नियंत्रित परिस्थिति में संवर्धित किया जाता है तो वह प्रक्रिया उत्तक संवर्धन कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी हमारे पादप अंग है, हमने पत्ती बनाई, इस पत्ती को उत्तक संवर्धन द्वारा, उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं, पादप की कोई भी अंग को ले लिया जाता है और उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी तो हमारे पास एक पत्ती थी, अब हमारे पास एक पत्ती से 5 पत्तियां बन जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। सूक्ष्म संवर्धन उत्तक संवर्धन की एक विशिष्ट तकनीक है जिसमें पादप कर्तोतक मतलब पादप के भाग, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल को निर्जमित और नियंत्रित परिस्थिति में अपनाया जाता है, काम में लिया जाता है। उनके छोटे छोटे भाग बना लिए जाते हैं और उन छोटे छोटे भागों से ही बहुत सारे पादपों का निर्माण आसानी से कर लिया जाता है। तो ऐसी तकनीक क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन। याद कर लेना, सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन की एक विशिष्ट तकनीक है जिसके द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक पादपों का निर्माण किया जा सकता है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में पादपों में पाई जाने वाली विशिष्ट विधियों का अध्ययन किया। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का अगला पॉइंट, बहुभ्रूणता। तो लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।